अरे प्रिया, क्या तू सुबह सुबह से किचन में घुस गई है? मम्मी आज मेरा गाजर के पकौड़े खाने का मन है। गाजर के पकौड़े? बेटा ऐसे ऐसे मन तू कहाँ से लेकर आती है? पता नहीं मम्मी, बस मन कर रहा था तो सोच रही हूँ बनाकर देख लो कैसे बनते हैं। ठीक है भाई, करो मेरे घर का तेल और बेसन बर्बाद। बेसन नहीं मम्मी, ये तो मैं आटे में बना रही हूँ। अरे बेटा तू रहने दे, पता नहीं कैसे कैसे पकौड़े बनाती रहती है, गाजर के पकौड़े वो भी आटे में। अरे क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह मेरी बेटी पर चिल्ला रही हो? तुम्हारी बेटी पर नए नए प्रयोग करने का भूत सवार रहता है हर वक्त। अब गाजर के पकौड़े बना रही है, बोलो। लेकिन वो गाजर तो मैं हलवे के लिए लाया था। अब पकौड़े खा लेना। 1 किलो गाजर ठिकाने लगा दी क्या? अरे आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? बहुत अच्छे बनेंगे ये पकौड़े भी, और अगर बच्चा है तो कल फिर खाए? नहीं, मोहल्ले में बांटकर अपनी तारीफ सुनने का मौका पाए। इसमें क्या तारीफ है हमारी? अरे आपसे ही तो लोग आकर कहेंगे ना, देखो आपकी बेटी को तो कितना अच्छा पकौड़ा बनाना आता है। वाह, बात तो ठीक है, लेकिन बातों बातों में मैं भूल गया, पंडित जी ने शादी की तारीख निकाल दी है। अरे वाह, कब की बन रही है शादी फिर? अगले महीने। अरे बाबा, इतनी जल्दी क्यों निकलवा लिया मुहूर्त? तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो तुझे जाना ही है अपने ससुराल। हाँ तो कल जाओ, उससे अच्छा आज ही चली जाओ, ऐसा चाहती हो आप? और नहीं तो क्या, कम से कम हम तेरे तमाम तरह के पकौड़े खाने से छुटकारा तो पाएंगे। वाह मम्मी वाह, पल भर में पराया कर दिया आप लोगों ने। अरे अब ये सब नौटंकी बंद करो और शादी की तैयारियों में लग जाओ। अगले महीने में प्रिया की शादी विनय से हो जाती है। विनय का एक छोटा नाश्ता सेंटर था, जहां पर वो चाय के साथ साथ गरम गरम पकौड़े बेचा करता था। अरे अब तो देवरानी जी आ गई है, अब मेरी कमर सीधी हो जाएगी थोड़ी। अपने कमर की चिंता है तुझे, और मेरे कमर दर्द के लिए जो तेल बनाने को कहा था वो बनाया है तूने? मम्मी जी आप तो मुझे जिठानी जैसा हुक्म चलाने ही नहीं दोगी। जो कह रही हो वो कर दे, पहले बहू बन उसके बाद जिठानी बनना। ठीक है, अब यहाँ और बेइज्जती हो, इससे अच्छा मैं अंदर ही चली जाती हूँ। यह काम निपटाने के बाद ठेले पर प्याज भिजवा देना छोटू के हाथों। हाँ भिजवा दूंगी, दिन भर यही तो करती रहती हूँ, कभी प्याज काटो कभी आलू छिल दो। बिना बड़बड़ाए तुझसे एक काम नहीं हो सकता। अरे कैसे होगा कोई काम? आखिर मैं ही तो हूँ जिसकी वजह से आधा काम चल रहा है बाहर का। वो तो वहां पर पकोड़े सेकते हैं बस। नहीं दीदी ऐसा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है, कोई कम ज्यादा थोड़ी ना है। देवरानी जी आपको आए अभी 4 दिन भी मुश्किल से नहीं हुआ और आप ऐसी बातें करने लगी मुझसे। मैं तो बस। ये लीजिए, मम्मी जी को तेल दे दीजिए और किचन के काम भी करना शुरू करिए। जी दीदी। प्रिया चुपचाप घर के कामों में लग जाती है और शाम के वक्त विनय उदास चेहरे के साथ घर आता है। आ गए आप, चाय बना दो? नहीं अभी मेरा मन नहीं है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मन खराब है। अरे देवर जी देवरानी जी इतने अच्छे से पूछ रही है, आप बता नहीं सकते? भाभी वो बस आजकल ग्राहक कम आते हैं। देखो ऐसे पूछा जाता है प्रिया, तुरंत बता दिया ना उसने मुझे। अब मैं इन्हें देवर जी कहकर क्यों पूछूंगी कुछ? मैं अंदर आराम करने जाता हूँ। ठीक है, खाना बन जाएगा तो आपको बुला लूंगी। प्रिया शाम का खाना विनय की पसंद से तैयार करती है और उसे कमरे में बुलाने जाती है। अरे वहां मम्मी जी खाने के लिए बैठी हुई हैं, तुम कहाँ जा रही हो? वो विनय जी को बुलाने के लिए। वो आ जाएगा, मैं बुला देती हूँ, तुम मम्मी जी को खाना परोस दो। ठीक है। शालिनी विनय को खाने के लिए आवाज लगाकर वापस सबके पास आती है। मम्मी जी आज तो देवर जी का मूड बहुत खराब है। क्या हुआ? मुझे तो कुछ बताया नहीं उसने। मैं तो उनकी आवाज सुनकर पता लगा लेती हूँ, बहुत परेशान लग रहे थे। मेरा तो जी बिगड़ गया उन्हें ऐसे देखकर। अरे अभी आने दे, पूछती हूँ उससे क्या बात है। मम्मी जी ध्यान से पूछना, कहीं ये ना कहे कि भाभी ने बात इधर की उधर कर दी। अरे ना ना बहू चिंता ना कर। विनय खाना खाने के लिए बाहर आता है और शांति देखकर पूछता है, क्या हो गया, ऐसे क्यों चुप हो सब लोग? अब तू बता, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, वो तो बस। देखा मम्मी जी, मैं सही कह रही थी ना, कोई तो बात जरूर है। अरे भाभी ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर आपके 12 क्यों बजे हुए हैं? कहा तो था भाभी, आजकल दुकान ठीक नहीं चल रही है, सुबह से शाम तक पकौड़े खाने बस कुछ ही ग्राहक आते हैं। अरे तो इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है, धंधा है सही तो चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे।
हाँ मम्मी, अब ठीक है, आप लोग इतना मत सोचो, मैं सब संभालूंगा। हाँ, मेरे पापा भी कहते हैं इंसान को हर सिचुएशन में खुश रहने के बहाने ढूंढने चाहिए। सिचुएशन और धंधे की बात अलग होती है प्रिया। तुम जाकर रोटी सेक लो, ये भी ऑफिस से आती होंगी। ठीक है दीदी। प्रिया खाना बनाकर किचन में रख देती है और रात को अपने कमरे में आराम करने जाती है। तुम्हें क्या हुआ? चेहरे का बल्ब बुझा हुआ क्या है? बल्ब क्या, मेरा तो ट्रांसफार्मर ही फूंक गया है। इतनी जल्दी? मुझे पता होता कि ससुराल में दिन रात एक करनी पड़ती है तो शादी ही ना करती। अच्छा, और जो शादी से पहले सगाई के बाद तुम फोन पर मुझसे कहती थी जल्दी जल्दी ससुराल आना है, वो सब झूठ था क्या? वो भी सच ही था। वो तब का सच था, ये अब का सच है। खैर, मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए। ठीक है बाबा, सो जाओ, मुझे भी दुकान पर जाना है सुबह जल्दी। अगली सुबह विनय जल्दी उठकर अपनी दुकान खोलने चला जाता है। प्रिया, आज विनय टिफिन लेकर नहीं गया तो तुम टिफिन देने चली जाना। अरे ये क्यों जाएगी, मैं ऑफिस जाते वक्त दे आऊंगा। आप कब तक देते रहेंगे? अब प्रिया और विनय का बिजनेस है, वो प्रिया ही करेगी ना विनय के काम। लेकिन कोई बात नहीं जेठ जी, मैं संभाल लूंगी अब। ठीक है। प्रिया दोपहर से पहले टिफिन बनाकर विनय के नाश्ता सेंटर पर पहुंचती है और विनय वहां पर बैठा हुआ था। अरे तुम क्यों आई हो? फोन कर देती, मैं घर आ जाता। कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गई ना। अब आप ये लीजिए टिफिन, मैं घर जाती हूँ। ठीक है। प्रिया विनय को टिफिन देकर घर आई ही थी कि दरवाजे पर ही उसे उसकी पड़ोसन कुसुम ने टोका। अरे नहीं बहू, कहाँ से चली आ रही हो? कुछ नहीं, बस इनकी दुकान तक गई थी। लो, अभी से नई बहू का मोहल्ले में आना जाना शुरू हो गया। आंटी जी, अब काम पड़ेगा तो मोहल्ले में क्या दुनिया में आना जाना होगा। मानना पड़ेगा, निर्मला की छोटी बहू मुंह फटा है। अच्छा वो आंटी जी, आपने जल्दी मान लिया, नहीं तो 15 मिनट भी नहीं लगते मुझे ये बात मनवाने में। हे राम, हाथ जोड़े मैंने तो तुझसे। चलती हूँ। प्रिया अंदर आ जाती है और उसकी सास निर्मला कहती है, कैसे बात कर रहे थे बहू? अरे वो तो बस ऐसे ही कपड़े लेकर बर्तन देने वाली थी। अरे तो रोक लेती, उससे बहुत से कपड़े पड़े हैं। कोई बात नहीं, उसका आना जाना लगा ही रहता है, फिर आ जाएगी। अच्छा ठीक है। सुनो, बिजली और पानी का बिल आ गया है तो शाम को विनय को बता देना। ठीक है, मैं बता दूंगी। शाम को विनय दुकान से जल्दी घर लौट आता है। अरे आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? पता नहीं, कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी आज, तो वापस आ गया। ठीक है। अरे आ गए तुम। सुनो, मैंने अपना हिस्सा निकाल दिया है, अब तुम भी दे दो जिससे घर का बिल भर जाए। क्या हुआ देवर जी, चुप क्यों है? अरे भाभी, वो भैया मैं क्या कह रहा था, इस महीने का आप संभाल लो ना, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है? कहाँ गया तेरा पैसा? वाह प्रिया, तुमने बड़ी जल्दी जल्दी खर्चे करवा दिए। नहीं भाभी, प्रिया ने कुछ नहीं किया है, वो तो अब दुकान पर ज्यादा ग्राहक आते नहीं और कमाई आधी से भी आधी हो गई है। अरे पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, घर के खर्चे तो दोनों भाई बराबर मिलकर ही करते हैं ना। हाँ भाभी, बस इस महीने भैया संभाल लीजिए, फिर तो ठीक चलने लगेगा काम। ठीक है छोटे, देख ले मेरी भी सैलरी देर से आती है और चिंटू की पढ़ाई का खर्चा भी है। अगले महीने भैया मैं पूरा भर दूंगा। ठीक है। अमित ने इस महीने के बिल तो भर दिए, लेकिन शालिनी अब प्रिया को किसी न किसी बात पर ताने देने लगी थी। मम्मी जी, मैं टिफिन देकर आती हूँ। ठीक है, जा बेटा। सिर्फ टिफिन देने के लिए इतना सज धज कर जाने की क्या जरूरत है? कहा भाभी, सिर्फ नॉर्मल ही तो है। अरे मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही थी, पकौड़े की दुकान है, कोई शोरूम नहीं, 10 तरह के ग्राहक आते हैं। आपकी भी बात ठीक है, पर मैं इतना भी ज्यादा तैयार नहीं हुई हूँ। अरे अब तो बहस मत कर, टिफिन देकर आ, नहीं तो खाना यहीं ठंडा हो जाएगा। प्रिया घर से निकल जाती है और शालिनी अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, देवर जी की जेब में अब एक पैसा नहीं रहता और प्रिया कैसे ठाटे, ये कुछ सोचती नहीं। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। पता नहीं, धीमे धीमे करते देर ना हो जाए। अरे वो सोचे ना सोचे, तू बहुत सोचती है। देखते देखते 1 महीना और निकल गया। विनय की कमाई कम और घर के खर्चे ज्यादा हो गए थे। बस बहुत हुआ। क्या हो गया बड़ी बहू, ऐसे क्यों चीख रही है? मम्मी जी, मेरे पति दिन रात ऑफिस में अपनी कमर तोड़ते हैं, लेकिन देवर जी को सारे आराम करने, न दुकान से कुछ कमाते न घर में कुछ बचाया। कब तक हम अकेले घर के खर्चे उठाएंगे? अरे तो ऐसे क्यों बोल रही है, अभी उसका धंधा ठीक नहीं चल रहा है। चले ना चले, मुझे उससे मतलब नहीं है। पिछले महीने का भी राशन पानी बिजली सबका खर्चा मेरे पति ने किया और इस महीने का भी। दीदी आप शांत हो जाइए,
दिन भर दुकान पर मेहनत तो विनय भी करते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। अब अगर अगले महीने भी यही हालात रहे तो मैं अलग हो जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। प्रिया कमरे में विनय के पास आती है। सुनिए ना। क्या हुआ? भाभी इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हो। वो सब छोड़िए, मैं सोच रही हूँ हमें कुछ अलग करना चाहिए ग्राहकों को वापस बुलाने के लिए। अरे सब तो करके देख लिया, चाय को कड़क बनाया, नया फर्नीचर लगाया, लेकिन ग्राहकों को अब मजा ही नहीं आता पकौड़े खाने में। ऐसे हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ तो करना होगा। मैं सोच रहा हूँ अब ये बंद करके कोई और जगह नौकरी कर लेता हूँ, कम से कम महीने पर पैसे तो आएंगे। पैसे तो जब आएंगे तब आएंगे, आपको अपना जमा जमाया बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी सो जाओ, बाद में सोच लेना, ज्यादा परेशान मत हो। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है। अगले दिन विनय वापस अपनी दुकान जा चुका था और प्रिया घर की कामों में लगी हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? वो दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने बुआ सास खड़ी हुई थी। नमस्ते बुआ जी। अब सारी बातें दरवाजे पर ही करेगी क्या? अंदर नहीं आने देगी? अभी तो बस नमस्ते कहा था, बातें कहाँ की बुआ जी? नहीं की तो क्या हुआ, अब हो जाएगी। कहाँ है सब लोग, सो रहे हैं क्या? हाँ, वो आज संडे है ना तो सब आराम कर रहे हैं। आवाज सुनकर निर्मला बाहर आती है और देखती है उसकी ननद आई हुई है। अरे दीदी आप आई और बताया भी नहीं। अच्छा, अब अपने ही घर में बता कर आना पड़ेगा मुझे? नहीं नहीं दीदी, आइए बैठे। छोटी बहू जाकर चाय नाश्ता की तैयारी कर बेटा। अरे नाश्ते में मैं तो विनय के हाथ के पकोड़े ही खाऊंगी। वो तो अभी भी काम पर निकल चुके हैं। आप मेरे हाथ के पकौड़े भी खाकर देखिए, पसंद आ जाए आपको। नहीं नहीं, मुझे विनय के हाथ की ही चाहिए। बहू तो कुछ और बना ले, ये तो विनय के हाथ के पकौड़े ही खाएंगी। ठीक है मम्मी जी। प्रिया किचन में आती है और चाय बनाने रख देती है। बुआ जी ने अभी चखे नहीं है मेरे हाथ के पकौड़े, आज इन्हें खिला कर रहूंगी। प्रिया चाय के साथ साथ आलू के पकौड़े भी बनाकर ले आती है और बुआ जी के सामने रखती है। इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है? इसी प्लेट से आ रही है बुआ जी। मैंने मना किया था, मैं पकोड़े नहीं खाऊंगी। बुआ जी, ये प्रिया के हाथ के स्पेशल पकौड़े हैं, आप खाकर तो देखिए। अरे ला भाई ला, खाकर देखती हूँ। गायत्री पकौड़े चखती है, तब तक शालिनी भी बाहर आ जाती है। अरे आज देवर जी पकौड़े बनाकर गए हैं, क्या बात है? कहते हुए शालिनी भी पकौड़े उठाकर खाने लगती है। वाह क्या मजेदार पकोड़ा है। नहीं बिल्कुल नहीं। क्या हुआ नाना जी, मैंने मना किया था प्रिया तुझे पकौड़े बनाने के लिए, अब देखो गुस्सा हो गई ना नाना जी। नहीं नहीं गुस्सा नहीं, ला प्रिया तेरे हाथ चूम लो, ये पकोड़े वाले की पत्नी है सच में, उससे भी 10 कदम आगे है। क्या बोल रही हैं आप? अरे इतने अच्छे पकोड़े आज तक नहीं खाए मैंने। बहू तू जाकर और पकोड़े बना। अब इतने भी कुछ खास पकोड़े नहीं है बुआ जी। खास नहीं, बहुत खास है, मुझे तो मजा आ गया। गायत्री प्रिया के पकौड़ों की खूब तारीफ करती है और रात में विनय के आने पर प्रिया कहती है, सुनिए मुझे समझ में आ गया है, अब हमारा बिजनेस आगे कैसे जाएगा। कैसे? आज बुआ जी आई थी और मेरे पकौड़ों की तारीफ कर रही थी। मैंने सोचा कि हम कुछ नया करेंगे। नया कैसे? देखिए अब यही बिजनेस हमें चलाना है, घर के खर्चे भी बहुत है, नया कुछ खोल नहीं सकते, तो मैंने सोचा है अब हम अलग अलग तरह के आलू पकौड़े बेचेंगे। अलग अलग तरह के? वो कैसे बनाएंगे? वो सब मुझे आता है, आप बस तैयार रहिए, कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है। अगले दिन प्रिया और विनय दुकान पर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और घर से निकलने ही वाले थे कि शालिनी उन्हें रोकती है। आप क्या अपने मायके जा रही हैं देवरानी जी? नहीं नहीं, मायके नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस इनके साथ दुकान जा रही हूँ। लेकिन क्यों? मैं भी अब इनके साथ काम करूंगी और मदद करूंगी। मम्मी जी आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ छोटे बहू, अब और तो चलाएंगी क्या दुकान? मम्मी जी अपने पति की मदद करने में कुछ भी गलत नहीं है, हम दोनों जा रहे हैं। अरे विनय तू तो सोच मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे। मम्मी मुझे प्रिया के फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो मन हो वो कर सकती है। अरे लेकिन
प्रिया और विनय बिना सुने ही घर से निकल जाते हैं और दुकान पर पहुंचकर प्रिया अपने काम में लग जाती है। अब तुम एक आलू से किस तरह के अलग अलग पकोड़े बनाने वाली हो? देखिए, चटपटे पकोड़े, मीठे पकोड़े, खट्टे पकोड़े, बेसन के पकोड़े, कुट्टू के पकोड़े, आटे के पकोड़े, मैदे के साथ और सब्जियों के मिक्सचर के साथ। मैं लोगों की पसंद के हिसाब से पकोड़े बनाऊंगी। क्या? इतने सारे तो मैं कभी बना ही नहीं सकता। तो अब आप चिंता मत कीजिए, बस आप बाहर जाइए और थोड़ा सा प्रचार कीजिए और लोगों को बुलाइए। विनय दुकान के बाहर खड़ा होकर आवाजें लगाने लगता है। आइए आइए, आम आदमियों के ये पकोड़े नहीं है आम, इसमें है कुछ खास, लेकिन बस 20 रुपए है दाम। 20 रुपये? कल तक तो 40 रुपए की प्लेट थी, आज इतना सस्ता कैसे कर दिया? मेरी शादी हो गई है ना, उस खुशी में मैं अपनी खुशियां बांटना चाहता हूँ। बस 20 रुपए में। अच्छा, लेकिन पकोड़े में तेल बहुत होता है, मैंने सुना है ज्यादा हेल्दी नहीं है। अरे तो आप खाइए ना कुट्टू के पकोड़े, टेस्टी भी, हेल्दी भी, और सिर्फ 20 रुपए प्लेट। फिर तो ट्राई करना बनता है। एक दूसरे को देखकर और विनय को सुनकर लोग दुकान पर अलग अलग तरह के पकोड़े खाने आने लगे थे। वाह, एक ही आलू के इतने स्वाद, इतने रंग। धीमे धीमे दुकान पर ग्राहक वापस लौटने लगते हैं और प्रिया के 20 तरह के आलू पकोड़े फेमस हो जाते हैं। देखो तो कैसे रोज सज धज कर जाती है ये। कौन ही इज्जत करेगा अब हमारी? भाभी, इस महीने का बिल मैंने भरा है और इज्जत करने वाले सिर्फ बातें करते हैं, बिल नहीं भरते। विनय की बात सुनकर शालिनी का मुंह बंद हो जाता है और टाइम के साथ साथ उसका बिजनेस प्रिया के पकौड़ों की वजह से एक बार फिर रफ्तार पकड़ लेता है।